जय श्री राम। हमारा आज का ये वीडियो है राहु के नक्षत्र परिवर्तन को लेकर कि राहु अब शनि के उत्तरी भाद्रपद नक्षत्र के अंदर गोचर करने जा रहे हैं। देखा जाए तो 7 जुलाई से लेकर 16 मार्च 2025 तक राहु का गोचर अब शनि के नक्षत्र में रहेगा। शास्त्र कहता है शनिवत राहु, यानी जैसा व्यवहार शनि करते हैं वैसा ही व्यवहार राहु करता है। यानी कहीं ना कहीं राहु अगर शनि से मिलन करते हैं तो ये एक अच्छी ही स्थिति मानी जाती है। लेकिन बहुत बार इसको कुछ शास्त्रों में कहा गया है कि राहु शनि की युति बहुत हद तक अच्छी नहीं होती। इस दौरान व्यक्ति अपने कर्म को भूलकर ऐशो आराम के प्रति आकर्षित हो जाता है। तो सबसे पहली सावधानी आप लोगों के लिए यह है कि अगर इस दौरान जब राहु शनि के नक्षत्र में होंगे तो आपको जितने ज़्यादा अपने कर्म की तरफ प्रधानता देंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि इस दौरान सुख साधनों के अवसर आपको मिलेंगे। लेकिन उन सुख साधनों में आपको एंट्री तो करनी है, उनको भोगना तो है, लेकिन उनके चक्कर में अपना कार्य क्षेत्र नहीं भूलना है। यहाँ हम बात कर रहे हैं उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की। उत्तरा जिसको हम कहते हैं आगे की तरफ जाने वाला नक्षत्र, भाद्र यानी भगवान विष्णु, पद यानी चरण, यानी कहीं ना कहीं इस नक्षत्र का सफलता से भगवान विष्णु से और जीवन में अग्रसर होने की तरफ स्थिति को दिखाता है। इसलिए ही इस नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो शनि कहलाते हैं। यानी कोई व्यक्ति उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में पैदा हुआ है तो उसको शनि की महादशा मिलती है और शनि कर्म और कार्य क्षेत्र के मालिक है। यहाँ राहु मीन राशि में बैठे हैं। मीन राशि जिसको हम मत्स्य कहते हैं या मछली का एक युग्म जो एक दूसरे के पीछे लगातार चक्कर लगाता रहता है, इस तरीके का एक युग्म होता है जो कि एक जल तत्व राशि कहलाती है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र मीन राशि में ही होता है और राहु को भी कहीं ना कहीं हम मत्स्य मछली का प्रतिरूप कहते हैं। बहुत से लोग तो राहु की रेमेडी में ये भी कहते हैं कि अगर आपके घर में एक्वेरियम है तो आप राहु से संबंधित यानी काली मछली को पालिए, उसकी सेवा कीजिए तो वह आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। यानी राहु यहाँ मीन राशि के अंदर खुद मछली तत्व लिए हुए शनि के नक्षत्र में किसी न किसी प्रकार से सकारात्मकता आपके जीवन में दिखा ही रहे हैं। शनि को देखें वर्तमान में तो वो कुंभ राशि में है, बृहस्पति की राशि में राहु है तो बृहस्पति को देखें तो वो वृषभ राशि में है। यानी इसका मतलब वर्तमान समय में अगर हम देखें तो राहु गुरु की राशि में, गुरु वृषभ राशि के अंदर, एक शुभ राशि के अंदर, एक धन की राशि के अंदर है। राहु शनि के नक्षत्र में है और शनि इस दौरान चल रहे हैं अपनी ही कुंभ राशि के अंदर। तो ये कहीं ना कहीं एक बेहतरी हम राहु के लिए कह सकते हैं। जब हम उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की बात करते हैं तो इसको हम कहीं ना कहीं कर्म कार्य क्षेत्र से जोड़ते हैं, क्योंकि ये कर्म का नक्षत्र है, क्योंकि इसके स्वामी शनि है। आध्यात्म से जोड़ते हैं, सफलता से जोड़ते हैं, शोध से जोड़ते हैं, क्रिएटिविटी से जोड़ते हैं। यानी जो लोग इनसे संबंधित कार्यों में काम करते हैं उनके लिए शुभ हो जाता है। ऐसा ग्रह अचानक से फल देता है, क्योंकि राहु का स्वभाव है अचानक से फल देना, और अचानक से फल व्यक्ति को तभी मिलता है जब वो जीवन में कुछ कर्म करता है, और शनि कर्म के कारक है। इसलिए राहु का शनि के नक्षत्र में जाना किसी न किसी रूप से शुभ ही माना जाता है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के देवता के बारे में बात करें, क्योंकि वो तो हमने बताया कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में अगर कोई जन्म लेगा तो शनि की उसको महादशा मिल जाती है। लेकिन इसके देवता के बारे में बात करें तो इसके देवता हैं अहिर्बुधन्य। अहिर्बुधन्य जिनको एक सर्प से संबंधित जोड़ा गया, राहु को भी हम सर्प से जोड़ते हैं। ऐसे सभी जीव या जंतु जो रेंग रेंग कर चलते हों जीवन में, उनका कहीं ना कहीं राहु से संबंध है। क्योंकि राहु और केतु, क्योंकि राहु का सिर्फ ऊपरी हिस्सा है, निचला हिस्सा नहीं है, यानी उसके पास चरण नहीं है, पद नहीं है, चलने के लिए पाँव नहीं है। इसलिए रेंगने वाले जो जीव जंतु जैसे सर्प होता है या मछली है, ये रेंग रेंग कर चलते हैं, तो उनसे भी इनका कहीं ना कहीं झुकाव देखा गया है। और इनका सीधा सीधा तात्पर्य कहीं ना कहीं अहिर का मतलब होता है, अहिर बुधन्य का मतलब है, अहिर मतलब सर्प, बुधन्य मतलब भगवान विष्णु। यानी एक बात स्पष्ट है कि बार बार जब भगवान विष्णु का इसमें संपर्क दिखाई देता है, तो ऐसी स्थिति में जब राहु शनि के नक्षत्र में गोचर करते हैं तो आप इस दौरान हनुमान जी की उपासना कर सकते हैं, आप इस दौरान शिव जी की उपासना कर सकते हैं, या जो भी ईश्वर जो भी इष्ट सर्प को धारण किए हुए हैं, जैसे भगवान गणेश सर्प को बांधते हैं, भगवान शिव गले में धारण किए हुए हैं, भगवान विष्णु सर्प के ऊपर लेटे हुए हैं, तो इनसे संबंधित देवी देवताओं की पूजा करने से आपको कहीं ना कहीं बहुत सकारात्मकता मिलती है, जिसमें आप नारायण कवच, विष्णु सहस्रनाम, त्र्यंबकम मंत्र, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा या रुद्राष्टकम का पाठ
या शिवलिंग पर जल चढ़ाना या रुद्राभिषेक आदि करना ऐसी स्थितियों में बहुत ही शुभ माना जाता है। अब हम देखेंगे कि आपकी राशि के लिए इसका क्या विशेष प्रभाव होने वाला है जब राहु ग्रह शनि के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे। बात करते हैं कि राहु मिथुन राशि के जातकों को क्या देने वाले हैं। कि राहु का नक्षत्र परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं। राहु बैठे हुए हैं कर्म भाव के अंदर। कर्म भाव जिसको हम कर्म, कार्यक्षेत्र, नौकरी, व्यापार, या जो व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं कर रहा वो भी किसी न किसी प्रकार का कर्म तो कर ही रहा है। तो दशम भाव में राहु है और राहु से संबंधित जितने भी कर्म, मैंने आपको पहले भी बताया इंट्रोडक्शन के अंदर कि भी राहु का मास मीडिया पर बहुत बड़ा अधिकार है, राहु का फॉरेन ट्रैवलिंग पर अधिकार है, राहु का एनिमेशंस पे अधिकार है, राहु जीवन में प्रचार प्रसार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बहुत अधिकार रखता है। या जो चीज़ नेम फेम देती है, जो चीज़ लग्जरी देती है, उन चीज़ों पर भी राहु का अधिकार होता है। अब राहु यहाँ पर गुरु की राशि में यानी कर्म भाव में राहु, कर्म भाव में गए, इसका मतलब किसी न किसी प्रकार से कर्म देने में सक्षम हो। राहु इस दौरान शनि के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे। अब शनि आपके लिए क्या है, एक ऐसा प्लेनेट जो 50-50 रिजल्ट देता है। इस दौरान शनि वक्री भी रहेंगे। अगर राहु मार्च के महीने तक इस नक्षत्र में रहेंगे तो शनि लगभग अगर देखा जाए तो अक्टूबर तक, नवंबर तक भी लगभग शनि 14 नवंबर तक वक्री भी रहेंगे। यानी शुरुआत के तौर पर तो अगर देखा जाए तो राहु कहीं ना कहीं स्ट्रगल को पैदा करते हैं, क्योंकि राहु शनि के नक्षत्र में खुश हैं। राहु कर्म भाव में है, राहु शनि के नक्षत्र में है, खुश है, लेकिन शनि इस दौरान वक्री हैं और वो वक्री होकर उनका जो मूवमेंट है वो अष्टम भाव की तरफ आता दिखाई देता है। यानी इस दौरान राहु कहता है कि भी कोई नया कार्य ना ही करो तो बेहतर है। जो भी काम आप, जो भी कर्म कार्य क्षेत्र आप कर रहे हो, उसको लगातार उसी ट्रैक पर मेहनत करते हुए आप आगे चलो। इस दौरान किसी प्रकार के नए काम करने की सलाह नहीं दी जाती। इस दौरान कहा जाता है कि नौकरी ना बदलें, व्यापार में नया इन्वेस्टमेंट ना करें, कुछ भी ऐसा ना करें जिससे आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ के लिए रिस्क लेना पड़ जाए, वो भी नहीं करना है आपको। इस बात का ध्यान रखिएगा। कब तक नहीं करना, कम से कम 14 नवंबर तक नहीं करना। 14 नवंबर के बाद जब शनि वक्री से मार्गी हो जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं नवम भाव में ही रहेंगे, और नवम भाव भाग्य का स्थान है, लक्ष्मी त्रिकोण का भाव है। राहु दशम में बैठे हैं, यानी ये स्थिति आपके लिए कहीं ना कहीं यहाँ से मैं कह सकता हूँ, यहाँ से आप कुछ नया ट्राई कर सकते हैं, यहाँ से आपकी प्रोफेशनल लाइफ बेहतर हो सकती है, यहाँ से आपके कार्य क्षेत्र के अंदर पॉजिटिविटी आनी शुरू हो सकती है। यानी शुरुआती समय पर तो देखिए राहु यही कहते हैं कि भाई जहाँ हो जैसे हो स्थिर रखो, क्योंकि राहु को देखिए स्वभाव में अशुभ कहा गया, शनि को देखे तो देखो स्वभाव में अशुभ कहा गया। अब जब बात अशुभ ग्रहों की आती है तो अशुभ ग्रह जिस भाव से संबंध बनाते हैं तो स्ट्रगल होता है। अगर अशुभ ग्रह का संबंध कर्म और भाग्य से है तो कह सकते हैं भैया कर्म को और भाग्य को भांपने के लिए किसी न किसी प्रकार से आपको स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, धैर्य तो रखना पड़ेगा। ये समय कुछ टाइटनेस आपकी प्रोफेशनल लाइफ में ला सकता है, क्योंकि राहु देखिए बृहस्पति की राशि में और बृहस्पति 12वें घर में चले और 12वां घर इन्वेस्टमेंट का, तो फिर से वही चीज़ है। मैंने आपको कहा कि कोई नया कार्य ना जोड़ें, कोई नया इन्वेस्टमेंट ना करें। कोशिश करें इस दौरान कोई ऐसा काम ना करें जो आपको नुकसान दे जाए, कि आपने किसी चीज़ में पैसा लगा दिया और वो पैसा आपका डूब गया या फंस गया तो आपको बहुत लंबे समय तक इंतजार करना पड़ जाए। लेकिन हाँ, कह सकते हैं कि भी 14 नवंबर के बाद जब शनि वक्री से मार्गी होंगे तब आप कुछ अपना काम ऐसा करना चाहें जो विदेश से जुड़कर है, तब आप चाहें तो नौकरी चेंज करना चाहें, व्यापार को बाहर से जोड़ना चाहें, तो वो समय आपके लिए सूटेबल होगा। क्योंकि आप बात को यहाँ समझिए कि राहु भले ही दशम में है, गुरु की राशि में है, गुरु 12वें घर में है, 12वां घर ठीक नहीं है और शनि का मूवमेंट अष्टम की तरफ है। इसका मतलब कहीं ना कहीं राहु का जो कनेक्शन बन रहा है वो 8 और 12 भाव में बैठे हुए ग्रहों से बन रहा है, 8 और 12 स्थान से बन रहा है। और 8 और 12 स्थान जीवन में अड़चन, दुविधा, परेशानी, नुकसान, इनकी तरफ भी कहीं ना कहीं इंडिकेशंस देते हैं। इसलिए मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर आपको जो उपाय बताए हैं वो उपाय आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनको आप जरूर कीजिएगा। क्योंकि राहु का ये नक्षत्र परिवर्तन शुरुआती तौर पर प्रॉब्लमेटिक रहेगा। अगर आपको किसी भी तरीके से राहु या शनि से संबंधित दशाएं भी चल रही हैं तो इस पर और ज़्यादा प्रभाव आपके ऊपर आ जाएगा। इसलिए बड़ी सावधानी से समय निकालना है, पूजा पाठ करनी है और उस समय का इंतजार करना है जहाँ से आपके जीवन में कुछ बेटर होगा, कभी अब मैं यहाँ से कुछ अच्छा कर सकता हूँ, इसलिए आपको वहाँ से आगे बढ़ना होगा। तो ये था राहु का नक्षत्र परिवर्तन फल। जय श्री राम।